क्योंकि डॉक्टर्स को अल्लाह ताला ने इसी काम का ज़रिया बना दिया है, तो इस वजह से उनको ही मसाया कहा जाता है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, कैसे है यार? मैं सभी रनिंग कर रहा था। आज से मेरी नाइट शिफ्ट है, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है भागने, क्योंकि कल नागा किया था मैंने, तो जिससे नागा करो उस अगले दिन ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आज 10 किलोमीटर भागा हूँ और अब कूल डाउन हो रहा था। मैंने कहा कि क्यों ना एक जल्दी से बात ज़हन में आई थी, वो आपसे डिस्कस की जाए और देखें कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। सूरत हाल ऐसे है कि आज से मैं दोबारा ICU में जा रहा हूँ वापस, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड जिसे कहा जाता है। और पहले भी मैं ICU में काम करता रहा और मुझे कोई मतलब घबराहट नहीं है, लेकिन अभी पिछले 3 महीने जो है मैं लेबर वार्ड में एज अच्छा बच्चा में काम कर रहा था। तो वैसे मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था कि मैंने ICU में काम किया है पाकिस्तान में भी और इंग्लैंड में भी, और मुझे क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले वो आपसे शेयर किए जाएँ। टाइटल से घबराइएगा मत, मसाया मतलब मैं वैसे ही एज ए मेटाफर यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हज़रत ईसा को मसाया इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे और मरीज़ों को शिफा अल्लाह के हुक्म से मिलती है, लेकिन ऑब्वियसली ज़रिया बनते थे, क्योंकि डॉक्टर्स को अल्लाह ताला ने इसी काम का ज़रिया बना दिया, तो इस वजह से उनको मसाया कहा जाता है। लेकिन आया वो मसाया कहने के काबिल हैं या नहीं, ये आई डोंट थिंक आपका प्रोफेशन डिटरमिन करता है। आई थिंक आप डिटरमिन करते हैं, आपका इखलाक डिटरमिन करता है, आपकी तरबियत डिटरमिन करती है कि आया आपको मसाया कहा जाए या ना कहा जाए। ICU में इंटेंसिव केयर मेरी ट्रेनिंग चल रही है, एनेस्थीसिया भी चल रही है, साथ मेडिसिन में मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो सूरत हाल ऐसे होती है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा जिस्म के अज़ा काम करना छोड़ देते हैं, या ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो कि वाकई कह लें उनकी सांस रुक चुकी होती है, उनके दिल की धड़कन बंद हो चुकी होती है, उनको हम रिससिटेट करते हैं। रिससिटेट का मतलब ये होता है कि किसी को मौत से वापस लेके आना या उसको ऐसी सूरत हाल प्रोवाइड करना कि वो उसकी लाइफ थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाए। तो लाइफ प्रोलॉन्ग क्या होनी, बस वही कह रहा हूँ, जैसे ज़रिया बनते हैं आप। तो मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि यहाँ पे रिससिटेशन और पाकिस्तान में रिससिटेशन में कितना फ़र्क है। और फिर जब मैं बैठ के सोचता हूँ तो थोड़ी सी डिप्रेशन भी होती है कि यार अपने मुल्क में कितनी ज़्यादती हो रही है और हम कुछ नहीं कर सके। उसकी रीज़न्स बहुत सारी हैं। एक तो ये कि सुस्त हैं, लेज़ी लोग हैं, अपनी बात कर रहा हूँ, आप में से किसी की बात नहीं कर रहा, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। और दूसरा ये कि यार हमारे मुल्क में ना करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, टॉप लेवल पे इतने करप्ट लोग बैठे हैं कि आप बॉटम लेवल से जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसकी भी मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स बताऊँगा। जब मैं जाऊंगा शाम को आपको भी साथ लेके जाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली हॉस्पिटल के अंदर फिल्मिंग अलाउड नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी प्राइवेसी, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का हर कोई ख्याल रखता है। तो एक तो सबसे बड़ा फ़र्क यही हो गया। हमारे यहाँ डॉक्टर एक ही मरीज़ की कहानियाँ जाके 10,000 डिफरेंट डॉक्टर्स को बता रहे होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मरीज़ का जिससे कोई सरोकार नहीं है, उस बंदे तक आपने उस मरीज़ की इवन रत्ती बराबर भी बात नहीं पहुँचानी। एनोनिमस चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एडवाइस चाहिए किसी से, तो आई कैन टॉक टू माई फ्रेंड एंड से कि यार देखो ये इस तरह का अगर सिनेरियो तो क्या करना चाहिए, तो मुझे बता देंगे कि यार आप इस तरह करके देख लो, ये करके देख लो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। आप इस टॉपिक की तरफ आता हूँ, जाते हैं सबसे पहले तो हमारा हैंड ओवर होता है। हैंड ओवर में ये होता है कि आप मरीज़ की इंटेंसिव केयर है, सारे मरीज़ शदीद बीमार होते हैं, तो उन सब के बारे में ब्रीफ सा आप स्टोरी बता देते हैं आने वाले डॉक्टर को कि भाई किस चीज़ का बताया था, कौन से टेस्ट कराए हैं, कौन से टेस्ट वापस आने हैं, कितना खून देना है, कितना पानी लगाना है, कौन सी दवाइयाँ इसके ऊपर चल रही हैं, काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।
मोस्ट टाइम्स हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें वैसे ही पता चल जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम मरीज़ को देख लेते हैं साथ कितनी ड्रिपें चल रही हैं, और ड्रिप की का कलर देख के जो है ना हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सी दवाई पे है, लेकिन ऑब्वियसली चेक उसको करना होता है। तो पाकिस्तान में जो मैंने इंटेंसिव केयर में काम किया है 5 महीने, उसमें हैंड ओवर एक दफ़ा भी नहीं हुआ सही तरह। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स को पता ही नहीं होता कि उनके मरीज़ों के साथ क्या हो रहा है। तो जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, खबरों में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में आम है, क्योंकि कैमरे की आंख से तो आप नहीं छुप सकते कि कैसे कोरोना के मरीज़ इंटेंसिव केयर में पड़े रहे और डॉक्टर्स जो है वो काउंटर के पीछे बैठे रहे और उनको मरीज़ आके कह रहे हैं डॉक्टर साहब देख लें। वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। और जब उनको बताया जाता है कि भाई हालात ख़राब हो रहे, तो कहते हैं कि आप हमें हमारा काम ना सकें। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि आपको एक ऐसे प्रोफेशन का रिस्पॉन्सिबल बंदा बनाया गया है जिसमें आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं, लिटरली लोगों की जानों से खेल रहे हैं। एक ऐसी जान जो कि किसी का बाप है, जो किसी का बेटा है, जो किसी की दादी नानी व्हाटएवर है यार, अम्मा है किसी की, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे शन करें कि आपको इतनी तौफीक नहीं हो रही कि एक जान जा रही है और अपनी कुर्सी से उठ के जाके उस मरीज़ को एक दफ़ा देख ही लें। एक और बहुत ज़बरदस्त सीन जो मैंने यहाँ पे देखा, जो पाकिस्तान में जो मेरे कोलीग्स हैं मुझसे एग्री करेंगे, कभी देखने को नहीं मिलता, वो ये कि इस मुल्क में डॉक्टरी में जैसे ही आपकी बस से बात आगे चली जाती है तो ये नहीं होता कि आप मरीज़ को कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी। पहली बात है कि इनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो अल्लाह पे कोई यकीन नहीं रखते, कुफर कह लें, लेकिन ये बात टॉपिक नहीं है। डोंट गो टेंजेंशियल। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम लोग रिलीजन में हर चीज़ को उलझा देते हैं। जिस चीज़ का शायद रिलीजन से इतना कुछ लेना देना नहीं भी होता, उसमें भी आप रिलीजन को ले आते हैं। लेकिन यार अल्लाह की मर्ज़ी है तो फिर आप क्लिनिक में बैठ के फ़ीस क्यों लेते हैं? मसला ये है, असल मसला ये है कि हमारे मुल्क के डॉक्टर हज़रात जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए तो आ जाते हैं गवर्नमेंट सेटअप पे गरीब गुरबा के ऊपर, जिनके बारे में उनको पता है कि ना वो कभी कल वकील के पास ना अदालत में जा सकता है, ना उसका कोई पावर है, ना वो शिकायत कर सकता है हमारे ख़िलाफ़। और जब उनका टाइम होता है पैसे कमाने का और अपने पेट भरने का, तो फिर वो चले जाते हैं अपने क्लिनिक्स पे। और एग्जांपल्स मेरी लाइफ से बहुत सारी यार, मतलब मुझे याद है कि मेरी हाउस जॉब के ज़माने में एक मरीज़ था, उसको शदीद किस्म का फ्लू था, उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो जा रही थी और अंदाज़ा था कि शायद वफात पा जाएंगे। लेकिन एक आखिरी लास्ट डिश एफर्ट ये होती है कि आप दिल के अंदर तार डाल के हार्ट बीट को इंक्रीज़ करते हैं। हर किताब में ये चीज़ पढ़ी, हर सिखाने वाले ने ये चीज़ सिखाई। जब वाइवा होता था हमारा, जो एग्ज़ाम होते थे, उसमें स्पेशली इस तरह की चीज़ें पूछते थे जो कभी करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन पूछेंगे ज़रूर ताकि आपको किसी तरह फेल कर सकें। खैर, अब इतना कुछ जो हमने सीखा, मैंने अपने सीनियर जो मेरे वहाँ पे मौजूद थे, ज़्यादा सीनियर नहीं होते, थोड़े से सीनियर होते, उनसे मैंने कहा कि क्यों ना हम कार्डियोलॉजी या दिल के डॉक्टर हैं उनको बुलाएं और उनसे कहेंगे आके तार डाल दें। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात ना करना यार, वो बड़े गुस्से में आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मैंने कहा भाई ट्रीटमेंट हमें पता है, हमें पता है किस बंदे ने वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, हमें ये भी पता है कि वो ट्रीटमेंट शायद काम करे ना करे, लेकिन किसी की जान का सवाल है भाई, तो माइंड क्यों करेंगे। तो खैर मैंने जाके फ़ोन मिला दिया। तो बड़े डॉक्टर साहब, जैसे बड़े डॉक्टर साहब होते अपने क्लिनिक में बैठे थे, तो गुस्सा आ गया। उन्होंने पहले तो मुझे कहा कि तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया, कि मेरा काम का टाइम नहीं है, मैं तो इस वक्त घर में बैठा हूँ और उधर जो सीनियर है उनसे बात करो। मैंने कहा भाई कोई और बंदा नहीं है जो ये काम कर सकता है। कहते हैं नहीं मैंने नहीं करना, और फ़ोन रख दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे जो वहाँ पे सपोजेड 2 साल सीनियर डॉक्टर थे उनको फ़ोन किया और कहा कि मुझे हाउस ऑफिसर का फ़ोन क्यों आ रहा है। मतलब आप तकब्बुर की अलामत देखें कि
एक बंदा किसी की जान बचाने के लिए आपको फ़ोन भी नहीं कर सकता है, इस डर के अलावा कि आप उसको आके कल डांटेंगे। तो भाई आपके दिल में अपने सीनियर की इज्जत ही नहीं रहती भाई। दूसरा तरीका ये था कि मैं भी इसको, जैसे कहते हैं ना कि जहर समझ के पी लें, ये हो सकता है आप जहर समझ के पी लें और वो पूरी ज़िंदगी आपको वो मुआशरा और सोसाइटी और वो हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा कोप करता रहे, या फिर आप उसके ख़िलाफ़ कुछ बोलें और अगर आप उसके ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो आपको चुप करके कोई बहाना बना के डिसमिस कर दिया जाता है। तो जी, जिन मरीज़ का मैं जिक्र कर रहा था रज़ाई अलाई से वफ़ात पा गए, अफसोस हुआ, लेकिन खैर उस वक्त मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, बाद में पता चली कि वो एक काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आगे की कहानी सोच रहा हूँ सुनाऊँ या ना सुना देता हूँ भाई। अब यहाँ पे आके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई है वो ये कि मैंने किसी अपने सुपीरियर को गलत काम पे सेव नहीं करना। तो आगे कहानी कुछ इस तरह है कि उस मरीज़ के घर वालों ने हस्पताल को, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चैरिटी दी, अच्छी खासी रीज़नेबल अमाउंट थी, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बताऊंगा लेकिन लाखों में थी। और ये बात है आज से 10 साल पुरानी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लाख उस वक्त कितना होता था। तो भाई वो चैरिटी हमें कैसे पता चला? एक और सीनियर प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर मैं आपको कभी और बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में प्रोफेसर बनते हैं। प्रोफेसर एक ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि रिसर्च कराता हो, साइंटिस्ट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन पाकिस्तान में प्रोफेसर उस बंदे को कहा जाता है जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पॉलिटिक्स के साथ। एटलीस्ट मेडिसिन की मैं बात कर लेता हूँ। अच्छे लोग भी हैं, काइंडली मैं मेरी बातों को दिल पे ना लें, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के नॉलेज में आएँ और आप लोग इसको करेक्ट करने की कोशिश करें। आई एक्सेप्ट अच्छे लोग भी हैं लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं, और लेस देन 5% वुड बी ऑनेस्ट लोग जो कि अपने बलबूते पे, अपनी काबिलियत की बेसिस पे इस सीनियर लेवल पे पहुँचते। खैर, तो प्रोफेसर साहब आए हैं वार्ड में, आके हमें कहते हैं कि वार्ड को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। हम 5-6 डॉक्टर बैठे हैं, सारे चुप। मैंने कहा सर वो जो ECG दिल की जो रिदम चेक करने के लिए मशीन होती है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे हर वार्ड में 10-10 पड़ी होंगी। मैंने कहा वो एक है वार्ड की, वो पुराने ज़माने की है, वो मरीज़ को लगती नहीं है, लगती है तो उसके छाती पे इतने निशान पड़ जाते हैं। काइंडली कैन वी गेट अ न्यू ECG मशीन, क्योंकि एक ECG करने में हमें आधे से पौना घंटा लग जाता है, जो कि 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए आपको करने के लिए। उन्होंने कहा लाओ मुझे ECG मशीन दिखाओ। अब वो ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने खुद कभी ECG मशीन को हाथ भी नहीं लगाया होगा, और वो मुझे कहते हैं कि ECG मशीन ला के दिखाओ। मैंने ECG मशीन ला के उनको दिखाई, अटैच करने की कोशिश की, नहीं अटैच हुई। सीनियर नर्स जो साथ बैठी थी उन्होंने कमेंट पास किया, सर जी ये तो बस हम लोग कर लेंगे मैनेज, आप फिक्र ना करें, बस जाने दें। तो फिर प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि मरीज़ नंबर XYZ जो थे उन्होंने फलानी अमाउंट लाखों में हॉस्पिटल को डोनेट किया है, तो वो पैसे मेरे पास हैं, तो जब कोई काम पड़ा तो मैं लगा दूंगा। वो दिन है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ तकरीबन कुछ महीनों बाद, एंड मैंने वो ना वो पैसे देखे ना सुने। मेरी आंखों के सामने ऐसे बच्चों की डेथ हुई जिनके बाप उनकी इन्वेस्टिगेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते थे हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस आपको पता है पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल नाम का है यार, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन अस्पतालों के बाहर होती हैं। और अस्पतालों के बाहर क्यों होती हैं? क्योंकि सारी लेबॉर्ट्रीज जो हैं ये इन्हीं प्रोफेसरों की ओन है। तो लोग मरे, लोगों के बच्चे मरे, लोग दवाइयाँ नहीं ले सके, और वो लाखों रुपया जो आया था वो उसके बाद से आज तक मुझे नज़र नहीं आया।
और कुछ डिटेल्स में omit करके, मतलब उन प्रोफेसर साहब की मैं शुरू में बड़ी इज्जत करता था, दाढ़ी वाले बड़े शरीफ बने थे। दाढ़ी वालों के बारे में आई एम नॉट बायस्ड, मेरी भी दाढ़ी होती थी किसी ज़माने में, अभी तो मैं शेव करा लेता हूँ। आई एम नॉट बायस्ड, इस बात को ज़हन में रखें। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी इस वाक़े से पहले। लेकिन इस वाक़े के बाद मैंने सोचा कि यार ऐसा बंदा अगर इस तरह के काम कर सकता है तो फिर मैं किस पे एतबार करूँ। एंड दिस वॉज वन ऑफ द फ्यू रीजन्स जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान छोड़ के फिर इधर आ गया। मैंने कहा यार अम्मा अब्बा ने मेहनत की, हमने भी मेहनत की, डॉक्टरी सीख ली, डे 1 से ये तरबियत मिली है कि हराम नहीं खाना, किसी का हक नहीं मानना, और इधर लोगों की जाने जा रही हैं और किसी को परवाह नहीं। और परवाह क्यों नहीं है? क्योंकि सारे पैसे के पुजारी हो गए यार। मैं ठीक है यार, पैसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने भी नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना के ना बहुत बड़ी गलती की है भाई। आप कहते हैं कि फ़लाने डॉक्टर से गलत खून लग गया, इतने मरीज़ मर गए, उस डॉक्टर को निकाल दो। डॉक्टर को निकालने से मसला हल नहीं होगा यार। गलत खून यहाँ पे इतने बड़े मुल्क में लगते हैं। सिस्टम चेंज करो, डॉक्टर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जब डॉक्टरों की तरबियत ही ऐसे करोगे कि वो गलतियाँ करें तो सिस्टम चेंज नहीं होगा। आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ब्रिंग इन अ सिस्टम जिसकी वजह से खून को मल्टीपल टाइम चेक कर सकें। कोई ऐसी जुर्रत ना करे कि खून चेंज हो। और हमारे यहाँ क्या होता है भी, वो फलाने जूनियर डॉक्टर ने गलत खून लगा दिया, उस हाउस ऑफिसर को अदालत में जाके खंगाल के रख दो। और अदालत में जो चला जाए बस तो वाह हो जाती है। जो गरीब नहीं जा सकता उसकी जान की कदर ही किसी को नहीं है। एंड दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी कैन गो इनटू। और ये एक वजह है उन बहुत सारी वजूहात में से जिसकी वजह से हम जैसे, मेरे जैसे डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि यार मैं क्यों सिर्फ इस फिक्र में कि यार कल मेरे घर में रोटी होगी या नहीं, मैं किसी की जान से क्यों खेलूँगा। तो ये डिसीजन ईजी नहीं होता। हमें कोई शौक़ नहीं है मुल्क छोड़ के आने का, लेकिन अगर हम मुल्क में सूरत हाल ऐसी पैदा कर देंगे कि कोई इज्जत की रोटी कमा ही नहीं सके तो हमें ब्लेम ना करें। सॉरी, बात तो सच है लेकिन बात है रसवाई की। तो बात हो रही थी सिस्टम चेंज करने की। और सिस्टम कैसे चेंज करें? सिस्टम भी आपने खुद इस तरह का बना दिया कि आपकी जो नहीं खेप पा रही डॉक्टर्स की, उनके पास कोई चारा है ही नहीं इसके अलावा कि वो या तो करप्ट हो जाएं, या इज़्ज़त की रोज़ी ना कमा सकें, या वो भाग के बाहर आ जाएं। और जब इस तरह की सूरत हाल पैदा कर देंगे तो क्या कर सकते हैं? आपने ऊपर ला के ऐसे लोगों को बिठा दिए प्रोफेसर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट लेबॉर्ट्री ओनर्स हैं। और इन्हीं प्राइवेट लेबॉर्ट्री ओनर्स की वजह से अस्पताल की लेबॉर्ट्री की कोई मशीन काम नहीं करती। इनकी अपनी स्कैनिंग मशीनें होती, CT स्कैन, MRI, या इनके दोस्तों की। इसकी वजह से पिंडी इस्लामाबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के MRI स्कैन जो हैं, मैंने मेडिकल कॉलेज में 5 साल की पढ़ाई की और 5 साल में हमारे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का MRI स्कैनर कभी ठीक नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या थी? अक्रॉस द रोड एक प्राइवेट लेबॉर्ट्री which was owned by a professor और his friend, उनके पास MRI फैसिलिटी थी। तो सारा मरीज़ पूरे अस्पताल का लाखों की तादाद में इन those 5 years used to go across the road और वहाँ से MRI प्राइवेट कराते थे। और वो पैसे अल्लाह जाने किसकी जेब में जाते थे। यही सीन था लेबॉर्ट्रीज़ का। जैसे मैंने बताया कि लाखों रुपए आता था डोनेशंस में, और वो कहाँ जाता था किसी को पता नहीं चलता। आप लोगों को मैं ये भी कहूँ, अगर डोनेशन देनी है तो किसी ऐसे ट्रस्ट में दें जिसका आपको एतबार हो कि भाई उसमें प्रॉपर यूज़ होगा, ना कि इन प्रोफेसरों के हाथ में पकड़ाएं। क्योंकि बिलीव मी, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे यार, आपका हार्ड अर्नड मनी है, आप चाहते हैं गरीबों पे लगे तो गरीबों पे लगाओ यार। हम लोग डॉक्टर हजरात, जूनियर डॉक्टर जिनकी तनख्वाहें 24,000 होती थी उस ज़माने में, अब तो आजकल मुझे नहीं पता कितनी है, अपनी सैलरी से पैसे जो हैं वो साइड पे रखते थे कि ये ज़कात फ़ंड में जाएंगे, हम लोगों का इलाज कराते थे। लेकिन इन प्रोफेसरों की जेब के से इतनी सी, आप अगर चैरिटी मांगने जाएं, जब एक बड़ा जल्जला आया या सैलाब आए तो इनकी जेबों से पैसे नहीं निकलते थे यार।
हमें हैरत होती थी कि आप रोज़ाना का लाखों कमा रहे हैं अपने क्लिनिक से, लेकिन आप थोड़े से पैसे चैरिटी में नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ी आपने सिस्टम चेंज करना है। इस तरह के लोगों को अगर आप टीचिंग की पोस्ट पे लाके बिठाएंगे तब खुद ही सोच लें कि टीच क्या करें। दूसरा, अगर एक प्रोफेसर आपका ऐसा है जो रात के टाइम एक बीमार मरीज को देखने अस्पताल में नहीं आ सकता, तो जो उसके अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर्स होंगे वो उससे डिफरेंट क्यों होंगे? उनको भी जब रात के टाइम फ़ोन किया जाएगा वो भी अपने जूनियर्स को ये जवाब देंगे कि भाई आई एम एट होम, आई एम बिजी, मैं अपना क्लिनिक कर रहा हूँ, आपने जो करना खुद संभालो। और ये ब्रेन वॉशिंग स्लोली ओवर 5 years मेडिकल कॉलेजेस में की जाती है। आपको ये किस तरह दिखाया जाता है कि यार देखो, इवन इफ यू आर ऑन द ऑन कॉल रोटा, आपने सिर्फ फोन से एडवाइस देनी। ऑन कॉल का मतलब होता है ऑन कॉल। ऑन कॉल का ये मतलब नहीं होता कि अपने जाना। अल्लाह के बंदे, अगर आपकी अपनी माँ बहन या अपने वालिद साहब उसी अस्पताल में एडमिट होते तो क्या आप ना चाहते खुद उधर चल के? तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में सिखाया जाता है कि भाई जिस बंदे का पावर है उसका आपने वीआईपी ख्याल करना है, और जिस बंदे का पावर नहीं है उसको भाड़ में डालो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं छुट्टी वाले दिन घर पे था, मेरी वाकई में छुट्टी थी, आई वॉजंट ऑन कॉल, मैं काम पे नहीं था, मैं घर पे था, और अगले दिन मेरे से पूछताछ हो रही थी एक मरीज के बारे में जो मेरी गैर मौजूदगी में, मेरे अनजाने में, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि वो मरीज एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, उसकी डेथ हो गई। तुमने इसके नोट नहीं डाले। मैंने कहा भाई मैं अपने नोट क्यों डालूं? भाई जब मैंने उस मरीज को देखा ही नहीं तो मैं क्या झूठे नोट डालना शुरू कर दूं? और मुझे कहा यह गया कि अगर ये तुम्हारे चच्चा होते तो तुम ना आके देखते। और ये वही डॉक्टर साहब हैं जिनको मैंने फोन किया कि भाई इस बंदे का दिल बंद हो रहा है, आके तार डाल दो, और इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, मैं क्लिनिक में हूं, मैं नहीं आ सकता। और ये हालांकि उस वक्त ही वाज द ओनली कार्डियोलॉजी पर्सन हु कुड हैव डन दैट प्रोसीजर। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे वो टेस्ट रोजाना की बेसिस पे कराए जाते हैं जो यहाँ इतने बड़े हेल्थ केयर सिस्टम में नहीं कराए जाते, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में क्यों कराए जाते हैं? हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या इंग्लैंड से बेहतर? नहीं। पाकिस्तान में इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि टेस्ट बाहर की लेबोरेटरी से होता है, उस टेस्ट का पैसा आपके किसी दोस्त को या आपकी अपनी लेबोरेटरी से आपको पे होना होता है, और उससे आपके घर का दाना पानी चलना है, ये काम होता है। ऐसे प्रोफेसर जच्चा बच्चा में ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनके अपने प्राइवेट क्लिनिक हैं, उनके प्राइवेट क्लिनिक में जो भी केस आते हैं उनका फौरन काट के ऑपरेशन कर दिया जाता है। क्यों ऑपरेशन किए जाते हैं? नॉर्मल डिलीवरी अगर बच्चा पैदा हो तो काफ़ी देर लगती, टाइम ज़्यादा लगता है। नंबर 2, जो चार्ज हॉस्पिटल करते हैं क्योंकि मैन पावर बहुत कम यूज़ होती है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते ना, आपका ऑपरेशन थिएटर यूज़ होता है, कुछ यूज़ नहीं होता, तो आपको चार्ज बहुत कम किया जाता है। प्राइवेटली आजकल 30 से 50 हज़ार बिल चल रहा है। सिजेरियन सेक्शन जो कि अब बड़ा ऑपरेशन जिसको कहा जाता है, उसमें नंबर 1 तो ऐसे आधे घंटे एक घंटे के अंदर अंदर आप ऑपरेशन कर देते हैं, आपको इतनी देर एक मरीज के साथ नहीं गुजारनी पड़ती है। और नंबर 2 चार्ज किया जाता है एनीवेयर बिटवीन 4 to 10 लाख रुपीज। तो जो बड़े डॉक्टर हैं उनको ये होता है कि हम किसी तरह एक चीरा लगाएं, 10 लाख इस अकाउंट में आएंगे। मरीज को चाहे बाद में मसले होते रहे, मरीज को पेट में इन्फेक्शन पड़ जाए, मरीज चाहे मर जाए, किसी नौनिहाल बच्चे की हम माँ की जान जाया कर दें, लेकिन हमारी जेब में पैसे जाएं। अगेन माजरत के साथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द डॉक्टर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ हैंडफुल करप्ट पीपल जिनको उठा के टॉप पे बिठा दिया गया। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर टॉप डाउन करप्शन सिखाई जाएगी डॉक्टर्स को तो वो उनके लिए नॉर्मल बन जाए। और इवन आजकल के दौर में पाकिस्तान जैसे कंट्री में मैल प्रैक्टिस को नॉर्मल प्रैक्टिस समझा जाता है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस को अच्छी प्रैक्टिस समझा जाता है, बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस को पेशेंट नेग्लिजेंस का नाम दिया जाता है। बहुत सारा कसूर पेशेंट्स का भी है। पेशेंट्स डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, पेशेंट्स को जब तक दवाई ना लिख के तो नहीं मानते, पेशेंट को जितना बड़ा नुस्खा मिले उतना बड़ा वो डॉक्टर को समझते हैं। पेशेंट के सामने डॉक्टर ने जितने अच्छे कपड़े पहने उतनी उसकी इज्जत होती है। पेशेंट के सामने डॉक्टर जितना अपने जूनियर्स को जलील करे उतना उसको बड़ा डॉक्टर समझते हैं। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ कल्चर। लेकिन इफ़ यू वांट टू चेंज इट, यू नीड टू चेंज इट फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। खैर अभी मैं जा रहा हूँ, खाना खाऊंगा, रेस्ट करूँगा,
मैं हमेशा अपनी शिफ्ट से पहले सोता हूँ, उसकी रीज़न ये होती है यू वांट टू बी वाइड अवेक जब आप इंटेंसिव केयर में काम कर रहे होते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है आपकी इतनी सी गलती से किसी की जान जा सकती है। और आप ये इमेजिन करेंगे पाकिस्तान में डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो 32 घंटे 48 घंटे कॉन्टीन्यूस शिफ्टिंग कर रहे हैं। वो काम से घर में नहीं आए, उन्होंने रेस्ट नहीं किया। अगर आज मैं आपको बताऊं कि जिस जहाज पे आप बैठे हुए हैं जो टेक ऑफ करने वाला है, जिसने आपको पाकिस्तान से दुबई या चलें अमेरिका लेके जाना है, उसके पायलट जो है वो 2 दिन से सोया नहीं है और कुछ पता नहीं कि वो आसमान पे जाके सो जाए या कोई गलती कर दे, तो आप उस जहाज में बैठेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि आपका डॉक्टर जो है उसने 2 दिन से रेस्ट नहीं किया, तो क्या आप उसके हाथ में अपनी जान दे देंगे? सोचने की बात है। इट हर्ट्स मी डीप इनसाइड। ईमान से मेरा बहुत दिल करता है कि आई कम बैक टू पाकिस्तान, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगा मुझे फोर्स किया जाएगा टू डू द थिंग्स विच आई नो इज अनएथिकल, विच आई नो इज रॉन्ग, विच आई नो इज मैल प्रैक्टिस, विच आई नो इज क्रिमिनल। एंड बहुत लोग एतराज़ करेंगे कि बाहर से बैठ के कीड़े निकालना बहुत आसान है। मसला ये है कि कीड़े होंगे तो निकलेंगे, और जब तक निकलेंगे नहीं तब तक सिस्टम सही नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। ट्राई करता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ और मेरी ज़िंदगी चल रही है। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू माई सीनियर्स, जितने मेरे प्रोफेसर मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह उनको इस्लाह करने का मौका दे। अगर हयात हैं तो, अगर वफात पा चुके हैं तो उनकी गलतियों को माफ़ फरमाए और उनके साथ आफियत वाला मामला फरमाए। ऑल आई नीड टू से इज़ प्लीज़, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप मसीहा बने। अपने आप को मसीहा के बजाय अंडरटेकर, जिसको कब्रें खोदने वाला होता है, उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, वो ना बनाएं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।